आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आपका 9 जून शुक्रवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में। मैं हूं खुशबू कुमार। राजस्थान के अजमेर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म आ रही है। नाम अजमेर फाइल्स है, लेकिन रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। मुस्लिम संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। तो विवाद की वजह क्या है और असल में अजमेर में हुआ क्या था, बताएंगे आपको। सालों की तनातनी के बाद ईरान और सऊदी के बीच एक डील हुई बीते मंगलवार को, जिसके बाद ईरान ने सऊदी में दूतावास फिर से खोल दिया। चीन की भूमिका रही इसमें, और यही भूमिका अमेरिका को परेशान करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो समझेंगे कितनी अहम है ये डील दोनों देशों के बीच की, और चीन का इस डील को कराने के पीछे क्या स्वार्थ था। और आखिर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से लेंगे हलचल। 2 दिन बाद भारत की स्थिति नाजुक नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। बैन होने के 20 दिन के अंदर बैंकों में वापस आए 2000 के 50% नोट, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। ममता बनर्जी ने शुरू किया जनसंपर्क यात्रा, मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत कर सकेंगे लोग। 11-12 जून को बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग, अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बीजेपी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करेगी एनसीपी। बीजेपी नेता नीलेश राणे ने शरद पवार को बताया था औरंगजेब का अवतार। कोल्हापुर हिंसा पर बोले ओवैसी, महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम कर रही बीजेपी। मुंबई के झावेरी में लगी आग, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद। केरल के बाद कर्नाटक में मानसून की दस्तक, दिल्ली में 28 जून तक आएगा मानसून। और कनाडा के जंगलों की आग का धुआं अब अमेरिका पहुंचा, जो बाइडेन ने आग बुझाने भेजे 600 फायर फाइटर्स। एक फिल्म आ रही है अजमेर फाइल्स, जुलाई में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ये विवादों में घिर गई है। दरअसल ये फिल्म अजमेर के उस घटना पर आधारित है जिसमें साल 1992 में अजमेर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में 18-19 साल की 100 से भी ज्यादा लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकाली गई। इस आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, कुछ लड़कियों के रेप भी हुए। इस मामले में आरोप अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार के कुछ लोगों पर भी लगे थे। फिल्म को बनाने वालों का कहना है कि बिना किसी बायस के हमारी सच दिखाने की कोशिश है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी कह रहे हैं कि ये फिल्म दरगाह अजमेर शरीफ को बदनाम करने के मकसद से बनाई गई है, इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके साथ ही और भी कई संगठन हैं जो फिल्म का समर्थन और विरोध अपने अपने कारणों से कर रहे हैं। तो तकरीबन 31 साल पहले हुई इस घटना को विस्तार से समझने के लिए और क्यों इसका फिल्मांकन विवाद की वजह बनता जा रहा है, हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में जर्नलिस्ट रोहित परिहार से। देखिए, ये अब बहुत पुराना इशू हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी उसकी चर्चा रहती है। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब ये अजमेर में केस हुआ था, और उस वक्त के वहाँ कांग्रेस के एक एमएलए होते थे। लोग कह रहे थे कि भाई, और जितने जो अक्यूज थे वो सब उन्हीं के चिल्ले चपाटे थे, और ज्यादातर उनमें से खादिम वगैरह थे जो वहाँ पे पूजा कराते हैं लोगों को। ये इन पे आरोप ये लगा था कि ये इन्होंने कुछ लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया और उनकी फोटोज बना ली। वहाँ के लोकल स्कूल था, सवित्री कॉलेज था, सोफिया स्कूल है फेमस, उनकी स्टूडेंट्स को 1-2 को करके फिर उसको ब्लैकमेल करके कि अपनी फ्रेंड लेके आ, फिर तीसरे को लेके आ। इस तरह से 63 गर्ल्स का नाम आता था उस वक्त। 63 लड़कियों का ये है। कुछ उनमें से ऑन रिकॉर्ड गई होंगी, ज्यादातर शायद नहीं भी गई होंगी। और तब तक ऐसी मूवमेंट भी नहीं थी मी टू टाइप की, लड़कियां बहुत बाहर भी नहीं आती थी, और बहुत हंगामा इन चीजों पे हुआ था। और जो मेन अक्यूज बने थे, जो प्राइमरी इंटरोगेशन रिपोर्ट आई थी फर्स्ट, उसमें तो कांग्रेस के 2 बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम थे। आज की डेट में भी वो बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन पे हैं, और एक एक्स मिनिस्टर हैं। इन दोनों के काफी नाम उस वक्त आए थे, लेकिन उसके बियॉन्ड उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। तो अब वो जानबूझ के नाम डलवाए गए थे इनको डाउन करने के लिए, या सचमुच इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो अब क्योंकि प्रूव तो हुई नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन लोग दबे जवानों पर ये ऐसी बातें करते रहते हैं यहाँ पर। उस केस को धीरे धीरे चलता रहा। कितने लोग फरार हो गए, कोई यूएस चला गया, कोई दुबई चला गया, किसी ने अपना आपको मेंटली अनफिट के सर्टिफिकेट दे दिए, और कुछ को सजा हुई थी उन केसेस में। एक तो 2017 में ही अरेस्ट हुआ है, या 18 में हुआ। अभी एक अभी भी एब्सकॉन्डर है, उसका एक मेन अक्यूज्ड है जो
वो कहा जा रहा है। तो कुल मिला के ये एक लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन था। जी, और आप पुलिस कार्रवाई का ज़िक्र कर रहे थे और जितना मैं इसके बारे में देख पढ़ रही थी उससे ऐसा लगा कि जितना बड़ा ये मामला था उसके हिसाब से कार्रवाई बड़ी ढीली और धीमी हुई और अब भी जब तकरीबन 31 साल गुजर चुके हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस मामले में इंसाफ हो गया है? हाँ बिल्कुल, उसमें दो इश्यूज आते हैं कि या तो ये बहुत ज्यादा मामले को बढ़ा दिया गया था और शायद उतना कुछ था नहीं, और दूसरा जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट थी तो मामले को दबाने का मूव चल पड़ा होगा। हालांकि गवर्नमेंट वहाँ पे बीजेपी की रही थी शुरू में, उसके बाद फिर वो बीजेपी सिंह शेखावत की गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस कांड के होने के बाद से वो डिसमिस हो गई थी। बाबरी मस्जिद केस हो गया था दिसंबर में 2000, और ये 92 में पहले का उसमें उससे पहले का था ये एपिसोड। तो क्योंकि वो डिसमिस हो गए थे फिर, और ये गवर्नर रूल आ गया था, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था। उस दौरान काफी संभावना है, जो लोग कह रहे हैं कि फिर केस को काफी दबाया गया था। तो केस क्योंकि काफी देर तक, जितनी देर तक वो प्रेसिडेंट रूल रहा, तो इन्वेस्टिगेशंस कांग्रेस गवर्नमेंट की थ्रू रही थी, मतलब कांग्रेस के अपॉइंटी थे गवर्नर, तो मामले को लगभग दबा दिया गया था और जो अक्यूज थे वो फिर वो फरार हो गए। तो ये तो है ही कि उसमें जस्टिस तो एक शॉर्ट रहा ही, और लोग भी लगभग वो भूल गए, नहीं तो इतना बड़ा कांड हुआ था तो उसको उस तरह से उठाया नहीं गया। मैं न्यूज़पेपर्स में भी देखता हूँ तो कभी बहुत ज्यादा नहीं उस चीज की वो चर्चा आती कि कितना बड़ा मामला हुआ था, कितने लोग थे, क्या थे, उनका कहाँ रहा, अक्यूज कितने पकड़े गए, और एक अभी तक फरार है। तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि इतने साल बाद भी, मतलब केस एक तरह से वो आपने बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है कि वो गड़बड़ा सा गया था केस, उतनी गंभीरता से वो फॉलो नहीं हुआ जितना आज की डेट में कोई केस होता है वो उस तरह से वो फॉलो किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित परिहार। ये फिल्म OTT पर ही रिलीज़ होगी ऐसा कहा जा रहा है। IMD के मुताबिक 14 जुलाई इसकी रिलीज़ डेट है, यानी महीने भर से ज़्यादा का वक्त है। चुनावी साल में राजस्थान के इस बड़े मामले पर बनी इस फिल्म पर सियासत भी खूब होगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी खबर की ओर। जिन कुछ देशों में बीते कुछ सालों में तकरार जग जाहिर थी, उनमें से एक थे ईरान और सऊदी। लेकिन चीन की मध्यस्थता के बाद ये तकरार नरमाहट में बदली है। बीते मंगलवार को तकरीबन 7 साल बाद ईरान ने सऊदी में वापस अपनी एम्बेसी खोली है। एम्बेसी के अलावा दोनों देशों में आपसी तौर पर और कई समझौते हुए। दोनों देशों समेत चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में ईरान की इस एम्बेसी का उद्घाटन हुआ। हालांकि अमेरिका के लिए चीन की ये डिप्लोमेटिक सफलता समस्याजनक हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा था। US जाहिर है कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन इस भूमिका में आए। अमेरिका और बाकी दुनिया इस डील में चीन के रोल को किस तरह से देखेगी, इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच विवाद को समझ लेते हैं। और इसके लिए मैंने फ़ोन मिलाया सीनियर जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दोनों देशों के बीच विवाद का इतिहास क्या है और ये भी कि इस डील के बाद क्या बदल जाएगा। हाल के वर्षों में देखें, खासकर अरब स्प्रिंग के बाद, मतलब 2010-11 के बाद दोनों देशों के बीच में खींचातानी, तनाव, वो तो बहुत एक पुराना इतिहास है। लेकिन ये बहुत अधिक रिश्ते बिगड़े तब जब ये आया अरब स्प्रिंग का दौर 10-12 साल पहले। तो उसमें ये हुआ कि बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि सीरिया में, इराक में, लेबनान में, यमन में, दोनों देशों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इनकी अपनी राइवलरी है, जो अपनी इनकी तनातनी है, वो रिफ्लेक्ट होने लगी उन देशों के भीतर की घटनाओं में। वहां जो कलह हुए, जो गृह युद्ध हो रहे थे या हो रहे हैं, तो उसमें एक फरीक जो है वो सऊदी अरबिया उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इस बीच में कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच से कूटनीतिक संबंध खत्म हुए। मामला इतना ज्यादा प्रॉक्सी वार जो है, छद्म युद्ध दोनों देशों के बीच में इतना गहरा हो गया, खासकर यमन में और सीरिया में। ये सारे घटनाक्रम में मामला इतना उलझ गया कि इन दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध खत्म हुए, और इसका एक बड़ा असर ये भी हुआ कि जो हज यात्री थे ईरान से जाने वाले, उन यात्राओं पर भी असर। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों देशों का झगड़ा जो है इस पूरे क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक
उलझाए रखेगा। और जाहिर सी बात है कि उसमें अमेरिका की अपनी भूमिका रही थी, नाटो देशों की अपनी भूमिका रही थी, बहुत लंबे समय से उनका इन्फ्लुएंस रहा है उस क्षेत्र पर। तो एक पूरा उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि थी जो ऐसे दौर में दोनों देशों पर लेकर आई जब उनके बीच में मिनिमम डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए। अब जो है उसमें बहुत तेजी से हम बदलाव देख रहे हैं। और अच्छा प्रकाश जी, चीन की इसमें बड़ी भूमिका रही, तो उसका क्या स्वार्थ रहा इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने का? चीन का इसे स्वार्थ नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि अरब के लोगों ने और ईरान ने इस बात को समझा है कि आपस की इस लड़ाई ने उन्हें क्या दिया है। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ अरब देशों के बीच में, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो आम लोगों ने बताया कि वो किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आज इस पूरे क्षेत्र में जो है युद्ध, आतंकवाद, गृह युद्ध, कला, ये जो तबाहियां मची हुई हैं, सालों साल से चल रही हैं, इसके पीछे कौन है? तो अमेरिका है। और अमेरिका भी उस इलाके से विड्रॉवल के प्रोसेस में। अब अमेरिका भी इतना नहीं चाहता कि हम जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो पिछले 20-25 साल से तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इराक, सीरिया, लीबिया, इन सारी जगहों पे। तो वो भी विड्रॉ कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। आप जियोपॉलिटिकल सिनारियो में देखें तो पश्चिम का जो महत्व घट रहा है, नए नए एक बहुत ध्रुवीय दुनिया बन रही है, जैसे कि ईरान और सऊदी अरबिया दोनों ब्रिक्स में शामिल होना चाहते। तो ये जो पूरा सिनारियो बदल रहा है, तो वहां पर कोई उस जगह को भरना चाहिए, कोई जगह खाली तो रह नहीं सकती है। तो बजाय इसके कि चीन वहां जाके वही भूमिका अदा करे जो अमेरिका कर रहा था, तो उसका भी वही हाल होना था जो अमेरिका का हुआ है उस इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश केरे। और अब चलते हैं इंग्लैंड। लंदन के लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मैच के 2 दिन खत्म हो चुके हैं और भारत की स्थिति नाजुक है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने दूसरे दिन का स्टंप्स होने तक 151 रन बनाए, लेकिन 5 विकेट गंवा दिए। अजिंक्य रहाणे 29 और विकेटकीपर केएस भरत 5 रन पर खेल रहे हैं। दूसरे दिन का खेल जब कल शुरू हुआ और उसमें जिस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विकेट लिए, वो एक तरह से वापसी का वो मोमेंट कहा जा रहा था, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों रोहित शर्मा, गिल, कोहली का जल्दी विकेट गंवा देना ऑस्ट्रेलियाई को एक मजबूत स्थिति में लेते गया। 2 दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया हर मामले में भारत से आगे दिखा इन 2 दिनों में। कहाँ चूकी भारतीय टीम जहाँ उसे बेहतर करना चाहिए था, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। देखिए, हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम चूकी है। पहले दिन से लेकर के दूसरे दिन तक के खेल को जब आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होता हुआ नजर नहीं आया। पहले दिन भारत ने सिर्फ 3 विकेटें निकाली, ऑस्ट्रेलिया ने 325 रन बना दिए और 2 बल्लेबाज आपके बड़े शतक बनाते हैं दूसरे दिन। हालांकि भारतीय गेंदबाजों को ज़रूर थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने दूसरे दिन आकर के गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की जो 7 विकेटें बच रही थी उसको लेने में वो कामयाब रहे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है भारतीय बल्लेबाजों से। मुझे लगता है कि ठीक है, गेंदबाजों ने जो किया वो तो किया, लेकिन एक ऐसी पिच पर जहां पर शायद भारतीय टीम को बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी, पिच में वैसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के हाई तौबा मचाया जाए, ये कहा जाए कि नहीं जी, कंडीशन ऐसी नहीं थी जहां पर संभल कर बैटिंग हो सके या बल्लेबाज सेट हो सके, या वेदर आपके आड़े आ गया। इंग्लैंड में अमूमन ऐसा होता है ना कि एकदम से बादल आ गए, ओवरकास्ट कंडीशन हो गया और गेंदें एक एक हाथ स्विंग करने लग जाती हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। धूप खिली हुई है लंदन में और पिच में जो हरियाली थी वो ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग की, इसके बाद वो हरियाली भी गायब है। तो भारतीय टीम को जिस तरह की पिच पर बल्लेबाजी करने में मजा आता है, अमूमन हम देखते हैं भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर करते हुए, वैसी परिस्थितियां बिल्कुल पैदा हो गई थी दूसरे दिन जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक ऐसा टॉस आपने जीता जहां पर पिच में घास थी, आप पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरे, कंडीशंस आपके फेवर में थी, बट आपने ऑस्ट्रेलिया को 469 रन बनवा दिए। गेंदबाजी बिल्कुल फ्लॉप रही, कंडीशन का फायदा ही नहीं उठा पाई, और जब पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो गई उस वक्त आपके बल्लेबाज एप्लीकेशन नहीं दिखा पाए। तो डेफिनेटली हर ओर
हर क्षेत्र में भारतीय टीम ने लेट डाउन किया है और इसका परिणाम यह है कि इस वक्त भारतीय टीम इस बुरी गत में है। इकबाल, अब यहाँ से मैच का भविष्य क्या दिखता है? क्या हम दूसरी बार WTC फाइनल हारने की ओर हैं, ये माने, या फिर कुछ गुंजाइश यहाँ से भी है? देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, सबसे पहले तो मतलब खतरा ये मंडरा रहा है भारत के ऊपर कि वो कहीं फॉलो ऑन ना हो जाए। अगर फॉलो ऑन हो जाता है तो इससे ज़्यादा थूथू मतलब इससे ज़्यादा थूथू और क्या ही हो सकती है कि एक ऐसी पिच पर जहां पर बैटिंग के लिए इतना कोई हवा नहीं था, मौसम भी इंग्लैंड वाला बिल्कुल नहीं नज़र आता है कि ओवरकास्ट है, बादल हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं, आप ठंड से ठिठुर रहे हैं और इतनी तेज गेंदबाजी आ रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी कंडीशंस आपके फेवर में दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बाद भी आप फेल हैं। तो डेफिनेटली ये तो सवाल उठेगा कि भाई अगर बहुत कोई अब यहाँ से चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं होता है तो फिर ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरी बार हो सकता है कि हम फिसल जाएं, दूसरी बार हो सकता है कि हम चूक जाएं, कि हम ये खिताब न जीत पाएं। लेकिन एक उम्मीद जागती है, क्योंकि ओवल का ही मैदान था। 2021 में जब हम इंग्लैंड दौरे पर थे तो पहली पारी में हम बुरी तरह से पिछड़े थे इंग्लैंड से। आई थिंक 99 रन की लीड इंग्लैंड को मिली थी उस मैच में, लेकिन इसके बाद दूसरी पारी में रोहित शर्मा का शतक आया था और भारत ने 400-450 से ज़्यादा रन बनाए थे और इवेंचुअली वो मैच भारत ने 153 रन से जीत लिया था पहली पारी में पिछड़ने के बाद। तो हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के कंधे झुके हुए हैं, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों में एक फटीग फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर उम्मीद तो नहीं जगाता। लेकिन लेट्स होप, हम फैंस हैं, हम क्रिकेट के चाहने वाले हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि टीम इंडिया जब दूसरी बार लगातार WTC के फाइनल में पहुंची है तो इस बार कम से कम हताशा हाथ न लगे और शायद प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे। प्लेयर्स भी संभवतः इस बात को लेकर के जरूर मीटिंग में बात होगी कि हमने 2 दिन बहुत खराब क्रिकेट खेली है और अब 3 दिन बचते हैं टेस्ट मैच में, और अगर 3 दिन हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो अभी भी हमारे पास मौका है कि हम वापसी कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि तीसरा दिन किस तरह से गुजरता है। आई थिंक तीसरा दिन बहुत डिसाइसिव होगा। ये तीसरा दिन जो है मैच की तस्वीर साफ कर देगा कि ये टेस्ट मैच एक्चुअली किस दिशा में जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ये टेस्ट मैच है, बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन एक्चुअली अभी भी तस्वीर इतनी साफ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाएगा। लेकिन जैसे ही आज का खेल समाप्त होगा तीसरे दिन का, उस वक्त ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि इस टेस्ट मैच में विजेता कौन है, WTC फाइनल का विजेता कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। और अब वक्त हो गया है सुबह सुबह देश दुनिया के अखबारों से अपडेट होने का। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। भारत की आबादी कितनी? यही 130 से 136 करोड़ के बीच। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की जो हेडलाइन है ना, उसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। 136 करोड़ में से 101 मिलियन भारतीय जो हैं वो डायबिटिक है, और पिछले 4 साल में ये जो आंकड़े हैं वो 44% बढ़े हैं। और ये स्टडी लैंडसेट में पब्लिश हुई है, ICMR की स्टडी है। इनमें से करीब जो 36% लोग हैं उन्हें हाइपरटेंशन है और 81% लोग एबनॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं। अखबार ने 10 राज्यों के भी नाम लिखे हैं कि कौन कौन नंबर 1 पे है, 2 पे, जैसे गोवा, पुडुचेरी, केरला, चंडीगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। ये सारे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट अभी देख रहे हैं। द पायनियर अखबार पे आए खुशबू, तो खबर है कि सरकार ने कनाडा से उठाया भारतीय छात्रों का मुद्दा। तो ये पूरा मामला क्या है? तो फर्जी प्रवेश पत्रों के जरिए कनाडा के कॉलेज में दाखिला कराया गया। इस कारण क्या हुआ कि 700 से अधिक छात्रों पर निर्वासन की तलवार लटक गई है, सस्पेंशन की तलवार लटक गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन्हें आश्वासन दिया है कि मसले का कोई हल ढूंढ लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि निर्दोषों को दंडित करने की बजाय फर्जीवाड़ा के जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। दूसरी खबर भी कनाडा से ही है, जो सेकंड लीड स्टोरी मुझे द पायनियर अखबार में दिखाई देती है। वो ये कि इंदिरा गांधी की हत्या पर कनाडा में झांकी निकाली गई। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने कनाडा से कहा है कि आप अलगाववाद, चरमपंथी को महत्व दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इस तरह की झांकियां निकल रही है। इस पर कांग्रेस का भी एक स्टैंड है। द एशियन एज अखबार में लिखा है कि कांग्रेस ने जयशंकर से ये कहा है कि वीडियो जो है वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन ग्लोरीफाई कर रहा है, इसलिए इस पर एक्ट कीजिए। द डेली गार्जियन की लीड स्टोरी है, सरस्वती विद्या नाम की एक महिला थी जो कि 11 में रह रही थी अपने प्रेमी संग। मुंबई की बात है। किसी कारण झगड़ा हुआ और उसके प्रेमी ने उसके शरीर के 20 टुकड़े कर डाले। इससे भी विवत्स हेडलाइन हमें दिखाई देती है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। पहले काटा, फिर उबाला और फिर कुत्तों को खिला दिया। मुंबई की सबसे डरावनी घटना
हिंदुस्तान अखबार ने इसे श्रद्धा हत्याकांड से कंपेयर किया है और हेडलाइन भी उसी तरीके ऐसे है कि श्रद्धा हत्याकांड से प्रेरणा लेकर महिला मित्र के 20 टुकड़े कर डाले और फिर कंपैरिजन किया है अखबार ने 4 पॉइंट उसमें। और मैं द पायनियर अखबार पर खबर पढ़ रही थी कि 3 दशक बाद भारत को मिस वर्ल्ड की मेज़बानी मिली है। नवंबर से ये जो कंपटीशन है वो शुरू होगा। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में सूरज 130 से ज़्यादा देशों की प्रतिभागी जो है वो हिस्सा लेंगी। और आपको ये भी बता दूं कि भारत जो है वो 6 बार ये जो खिताब है वो जीत चुका है। जी खुशबू, और हिंदुस्तान अखबार की जो पहली खबर है वो मानसून को लेकर है कि मानसून लेट है लेकिन दिल्ली दुरुस्त समय पर पहुंच जाएगा। एनसीआर में 28 जून तक आने के आसार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 जून तक केरल पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी लेकिन ऐसा हो न सका। कल वो केरल पहुंच पाया और पिछले साल अगर देखें तो 29 मई को मानसून ने देश में दस्तक की थी। और अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है, गाड़ी घर का EMI भर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि RBI ने फिलहाल कर्ज पर ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं। और शक्तिकांत दास जो हैं RBI गवर्नर, उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ ब्याज दरों को थाम रहे हैं, महंगाई में स्थायी कमी के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। अब रेल आरक्षण में आधार को अनिवार्य करने पर विचार सरकार कर रही है। पायनियर अखबार की खबर है, उड़ीसा रेल हादसे के बाद ये विचार आया है। इससे दुर्घटना के शिकार लोगों की पहचान करने में आपको आसानी हो जाएगी। और जनसत्ता की स्टोरी में देख रहा था खुशबू कि कोल्हापुर जो विवाद हुआ तो इसमें हिरासत में 5 आरोपी को लिया गया है और 5 नाबालिग हैं। तो अपमानजनक सोशल मीडिया स्टेटस डालने और फिर टीपू सुल्तान का फोटो लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने कहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शहर में 2 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से बुरी खबर है सूरज, मैं भास्कर पर पढ़ रही थी। सीहोर में जिस 2.5 साल की बच्ची को घंटों की मशक्क़त के बाद बोरवेल से निकाला गया, उसकी मौत हो गई। बच्ची का नाम सृष्टि है और वो 3 दिन से 300 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई थी। उसे गुरुवार 8 जून की शाम को बोरवेल से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी खुशबू, और RBI ने ये बताया है कि बैन होने की 20 दिन के अंदर 2000 के नोट 50% बैंक में वापस आ गए हैं। और 11-12 जून को बीजेपी CM और डिप्टी CM की मीटिंग होने वाली है। अमित शाह और JP नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा NCP आज मुंबई में जेल भरो आंदोलन करेगी क्योंकि नीलेश राणे जो कि बीजेपी के नेता है, उनके ट्वीट के खिलाफ प्रदर्शन है। उन्होंने शरद पवार, NCP चीफ शरद पवार को औरंगजेब का अवतार बता दिया था। और हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद हमें श्रीनगर के स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है जहां पर मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि हम इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। अब विदेशी खबरों पे आए खुशबू, तो खबर यूक्रेन डैम को लेकर है जो कि तबाह हो गया है और इस कारण 42,000 लोग खतरे में हैं। और कनाडा के जंगलों में जो आग लगी उसको लेकर अपडेट यह है कि उसका धुआं अब अमेरिका पहुंच गया है और 10 करोड़ लोगों के लिए प्रदूषण का अलर्ट जारी किया गया है। जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने आग बुझाने के लिए 600 फायर फाइटर्स भी भेजे हैं। अफगानिस्तान से खबर यह है कि अफगानिस्तान में फिदायीन हमला हुआ है। तालिबान कमांडर समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। डिप्टी गवर्नर को अंतिम विदाई जब दे रहे थे उस दौरान ये हमला हुआ। तालिबान ने कहा है कि वो इस पूरे घटना की जांच करेगा। और नेटो देशों की जो एयरफोर्स हैं वो युद्धाभ्यास करने वाली हैं। 25 देशों में 220 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। जर्मनी का इस पे बयान आया है कि रूस जैसे देशों को ये कड़ा संदेश देगा। उड़ीसा से जुड़ी खबर मैं देख रही हूँ सूरज, द जनसत्ता अखबार पर। उड़ीसा में बहनागा उच्च विद्यालय है, वहाँ के छात्र अपनी कक्षाओं में वापस आने से डर रहे हैं और वजह यह है कि जो उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें जितने लोगों की मौत हुई उनके शव जो है वो इसी स्कूल में रखे गए थे। तो छात्र अब स्कूल में आने से कतरा रहे हैं और स्कूल प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से इमारत को गिराने की गुहार लगाई है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। और अब चलते चलते जान लेते हैं 9 जून का इतिहास। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का आज ही के दिन साल 1900 में रांची की जेल में निधन हो गया था। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन का निधन आज ही के दिन साल 2011 में हुआ था। मिक्की माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक आज ही के दिन पहली बार दर्शकों के सामने आया था साल 1934 में। तो इसी जानकारी के साथ फिलहाल आज का दिन पॉडकास्ट में इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।
The World Test Championship final, India's second shot at a coveted title against Australia. It doesn't get bigger than this. The sledging room is as excited as you are. Since this is no ordinary test match, why not settle for something extraordinary with us? So in the run-up to the WTC final, the Sledging Room will be hosting special episodes. Catch us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other audio streaming platforms. Tune in now.